हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मजेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्ड्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट की। ऑलरेडी हमारा चलता हुआ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, व्यवहारिक रूप से हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। तो अभी तक हमने बात करी थी दोस्तों किस तरीके से अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट होती है यूजिंग एसी जनरेटर। निकल के आया था कि भाई V इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी वोल्टेज वो आपको बना के देता है। ये वोल्टेज तो बदलती हुई वोल्टेज है, टाइम के हिसाब से बदल रही है। तो अगर हमें कैलकुलेशन करनी है, मैथमेटिक्स ऑपरेशन लगाने हैं, पावर निकालनी है, कुछ भी हमें निकालना है, करंट निकालनी है, तो हमें तो वैल्यू की ज़रूरत है। हम क्या करेंगे इतनी बदलती हुई वैल्यू का? हम तो फंक्शन से तो हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हम चले कि इस पूरे साइकिल की एक एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखा तो वो 0 आ गई। तो हमने कैलकुलेट करा उसका आरएमएस वैल्यू, जो कि निकल के आया था Vm/√2। अब हम आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि किस तरीके से इस वोल्टेज को हम डिफरेंट तरीके के एप्लीकेशंस, यानी कि बल्ब है, ट्यूबलाइट है, एलईडी बल्ब है, फैन है, मोटर है, तो जो भी चीज़ें हमें घर में दिखाई देती हैं वो सब एप्लीकेशंस हैं। इन्हें हम कहते हैं लोड। दोस्तों लोड जो टर्म है उसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक सर्किट का वो पार्ट जो करंट को ड्रॉ करेगा, यानी कि हमें एप्लीकेशन निकाल के देगा। दोस्तों हर चीज़ जो भी है हमारे चारों तरफ, चाहे वो फैन है, चाहे वो एसी, ट्यूबलाइट है, एलईडी बल्ब है, नॉर्मल इलेक्ट्रो इनकंडेंसेट लैम्प है, यानी कि जो बल्ब पुराने ज़माने में आते थे रेजिस्टिव नेचर के, हेलोजन है, जो भी है वो सब करंट पर निर्भर करते हैं। करंट जब उनके पास पहुंचती है तो करंट उनको या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू मोटर को घुमाती है, या फिर वो हीटर की अगर बात करें तो जाती है रेजिस्टिव पार्ट में और हीट जनरेट करती है। उसके पीछे ब्लोअर लगा के उस हीट को आपकी तरफ फेंक कर हीटर बनाया जाता है। इसी तरीके से इंडक्शन रॉड होती है जो कि खाना बनाने के काम आती है, और इसी तरीके की कई चीज़ें हमारे चारों तरफ आपको देखने को मिलती है। यानी कि हमें चाहिए करंट। जब तक करंट नहीं जाएगी किसी भी अप्लायंसेस में तब तक वो अपना एप्लीकेशन शो नहीं कर पाएगा। कुछ भी नहीं होगा बिना करंट के। तो जो लोड शब्द है इसे हम कहते हैं, जैसे कई बार हम जर्नल लैंग्वेज में कहते हैं कि लोड बढ़ गया, लोड घट गया। इसका मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर अप्लायंसेस या फिर सर्किट में करंट बढ़ गई, करंट घट गई, यानी करंट की जो डिमांड है वो बढ़ और घट सकती है। उसी को कहते हैं लोड का बढ़ना और घटना। तो करंट कंज्यूम करने की जो कैपेसिटी है उसी को कहते हैं लोड कैपेसिटी। ठीक है। तो अब हम बोले कि लोड तो वो होगा करंट कंज्यूम करने का एक डिवाइस, ड्रॉ करने का, बेसिकली कंज्यूम पावर होती है। ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं किस तरीके से ये काम करता है। बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक जिसका नाम है सर्किट थ्योरी। आपके चारों तरफ है, महसूस कर पाएंगे। दोस्तों सर्किट क्या है? सर्किट में दोस्तों आपके पास में दो चीजें हैं। दुनिया के सारे सर्किट आपके इस ही तरीके के हैं। उसमें या तो आपके पास में एक डिवाइस है जिसको कहा जाता है सोर्स, यानी कि जो पावर डिलीवर करता है। एक होता है लोड जो कि पावर कंज्यूम करता है। ठीक है। लोड यानी कि जैसे मान लीजिए फैन है, ट्यूबलाइट है या मोटर्स है। ज्यादातर आपको मोटर्स दिखेंगी। जैसे आप देखें घर में भी फैन है, मिक्सी है, ठीक है, वॉशिंग मशीन है, या फिर पानी खींचने की जो मोटर है वो है। तो मोटर आपको हर जगह दिखेगी। ट्यूबलाइट है, फैन भी एक तरीके की मोटर ही है। तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं। तो ये दो चीजें ही आपके सर्किट में होती है। अब
बात करते हैं कि सोर्स जो है वो आपके दो तरीके के हो सकते हैं, डीसी और एसी। डीसी सोर्स यानी बैटरीज, और एसी सोर्स का मतलब होता है दोस्तों ये, जो कि आपको सॉकेट के थ्रू पहुंचाया जाता है। इसमें हमने आपको बताया था कि ऊपर वाला अर्थ होता है और ये होता है आपका फेस और ये होता है आपका न्यूट्रल, और इन दोनों के बीच में एक VRMS वोल्टेज आपको दी जाती है जिसकी वैल्यू है 220 वोल्ट, और इक्वेशन है V इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इस तरीके का सीन जो है वो आपके सामने है। अब डीसी से तो हम बात ही नहीं कर रहे क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो ये तो आप हटा दीजिए, ये वाला केस हमारा अभी नहीं है। अब बात करते हैं ये, इसको डिनोट करते हैं दोस्तों इस तरीके से, एसी सोर्स को हम ये बनाते हैं इस तरीके से, क्योंकि अल्टरनेटिंग नेचर का है तो अल्टरनेटिंग फ्लोटिंग वेव जो है आपको इसको शो करने में काम में ली जाती है। और ये हो गया वोल्टेज, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपके लिए इस पूरे चीज को हम ऐसे शो करेंगे, यहां से हम इसको हटाते हैं, ये आपके लिए, ठीक है। सोर्स और लोड लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये भी आपके लिए फिक्स हो गया है कि ये सोर्स ही होगा और ये लोड होगा। अब दोस्तों ये जो है ये चेंज हो सकता है, ये एक रेजिस्टिव लोड है, इसी तरीके से एक इंडक्टिव लोड हो सकता है, और इसी तरीके से एक कैपेसिटिव लोड हो सकता है। इनके अलग अलग काम हैं। रेजिस्टिव लोड हीटिंग पर्पस के लिए काम में लिए जाते हैं या करंट डिवीजन के काम। लोड की पर्टिकुलर बात करें तो एप्लीकेशन को हम ध्यान में रखेंगे, एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। काम तो बहुत सारे हैं पर हम इसको किस तरीके से काम में ले रहे हैं हम वहां तक सीमित रहेंगे। इंडक्टिव लोड की बात करें तो दोस्तों ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल जो है उसको डेवलप करने के काम आते हैं, तो ज्यादातर आपको ये मिलेंगे मोटर्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना ये आपको बनाकर देते हैं उसको। अब चाहे आप किसी चीज को घुमाने में काम में लें या फिर आप इंडक्शन के थ्रू हीट जनरेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है कैपेसिटिव नेचर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बनाने के काम आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है। समटाइम्स टॉर्क डेवलप करने के भी ये काम आता है, टॉर्क डेवलपमेंट, ठीक है। मोस्टली आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी टॉर्क डेवलपमेंट आप इसको अभी रहने दीजिए, आप केवल इतना समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आपको ये बनाकर देता है, ठीक है। तो इनका ये इंडिविजुअली भी मिल सकते हैं आपको और ये कॉम्बिनेशन में भी मिल सकते हैं। हमारे पास में हमारे सिलेबस में ये दोनों है, इंडिविजुअली RLC, कॉम्बिनेशन में RL RC और RLC। तो कुल मिला के हमारे पास में सर्किट थ्योरी में 1 2 3 4 5 और 6 तरीके के सर्किट हो गए, ठीक है। लगभग मोर और लेस इन सबका एक जैसा बिहेवियर है, कुछ चेंज आपको दिखाई देगा, पैटर्न सेम रहेगा। इंडिविजुअली आर की बात करें तो बल्ब, ठीक है। इंडिविजुअली एल और इंडिविजुअली सी जो है वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं पर थियोरेटिकली हम आपको इसका बताएंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन थियोरेटिकली
हम आपको इसको समझाएंगे, क्योंकि आगे के नेचर देखने के लिए हमें इसको थियोरेटिकली पढ़ना जरूरी है। आरएल का मतलब हो गया दोस्तों मोटर, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए आर को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, तो बेसिक नेचर है किसी भी वायर का। तो अगर आप इंडक्टर भी बना रहे हैं तो इसमें आर तो आ ही गया है, तो आर को आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रैक्टिकली इंडिविजुअली एल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि आर तो उसमें अपने आप घुस ही जाना है। बेसिक नेचर को तो कैसे छोड़ेगा, वो प्रॉपर्टी है वो तो तार की, कि तार जैसे ही तार बनेगा रेजिस्टेंस पिक्चर में आ जाएगा। आर सी ये भी आपको बहुत कम मिलेंगे, हालांकि सी बहुत ज़्यादा काम है नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का, लेकिन कुछ सर्किट्स में मिल जाता है ना। तो मोस्टली अगर हम देखें कि हमारे एप्लीकेशन पार्ट का 98% हिस्सा मोटर है, आरएल नेचर का। बल्ब भी अब आपको कहीं देखने को नहीं मिलते हैं, एलईडी ने सब कुछ रिप्लेस कर दिया है। बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे और रोशनी कम देते थे। एलईडी कंज्यूम करती है 1/10 और ब्राइटनेस देती है 10 टाइम्स, तो रिप्लेस हो चुकी है, लगभग खत्म है। कहीं बल्ब आपको पुराने घरों में और कहीं गांव देहात में ही कहीं देखने को मिल जाए तो मिल जाए, बाकी समझदार इंसान बल्ब से परहेज करेगा। आरसी ये आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलेंगे प्योर, तो क्योंकि इंडक्टर ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, सर्किट्स में आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसी तरीके से आरएलसी सर्किट भी आपको नॉर्मली देखने को कम मिलेंगे, आरएल सर्किट ज़्यादा मिलेंगे। तो इस तरीके का आपका ये बिहेवियर रहता है। अब चालू करते हैं हम हमारा सर्किट। तो हमारे पास में कौन से आएंगे, प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी, आर एल सीरीज, आर सी सीरीज। पैरेलल में भी हो सकता है दोस्तों ये, लेकिन हम इसे इस तरीके से भी हो सकता है ये, लेकिन हम इसे सीरीज में ही, हमारे सिलेबस में ये सीरीज में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सिलेबस तक कन्फाइन रहेंगे। अगर कोई आगे पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, लेकिन पहले आप सिलेबस को फोकस करें, ताकि हम पहले उस एग्ज़ाम को पास करें जिसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। आरएलसी सीरीज ये हमारा सिलेबस रहेगा। तो चालू करते हैं प्योर आर्ट से, इसको हम हटा लें। दोस्तों ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, इसकी कंटिन्यूटी मैं ब्रेक नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हालांकि हमने आपको ये बोला हुआ है कि जो हमारे लेक्चर की लेंथ रहेगी वो 15 मिनट ही रहेगी, लेकिन 15 मिनट की लेंथ वाले जो लेक्चर होते हैं, जैसे टॉपिक अगर पूरा हो जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अब जैसे बात करें कि आर जो है वो आर एल और आर सी से, आर प्योर एल प्योर सी से जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके के कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जो आपका लेक्चर है वो 15 मिनट में पूरा, 10 मिनट में पूरा नहीं हो पाता है, तो वो लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंशन हो सकता है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन आपका साथ हमें मिलता रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे, दैट्स इनफ फॉर अस। तो स्टार्ट करते हैं। वोल्टेज हमने आपको बताया था V इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ आपके पास में रेजिस्टेंस प्योर है, ठीक। तो प्योर रेजिस्टेंस हम पहले लेकर चल रहे हैं, बाकी को हम बाद में उठाते हैं, ठीक है। तो प्योर एल हम इस लेक्चर में कर लेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ हमने कर ही दिया है, बेसिक बता दिया है आपको। प्योर एल इस लेक्चर में कर लेंगे, प्योर आर इस लेक्चर में कर लेंगे, एल और सी एक लेक्चर में कर लेंगे, आर एल आर सी एक में कर लेंगे, और आर एल सी एक में कर लेंगे। इस तरीके के लेक्चर ये डिवाइड करेंगे हम, है ना। अच्छा दोस्तों, आपको एक साथ अगर जैसे वन शॉट कई जगह लगाया जाता है, तो अगर आप वन शॉट इसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आप प्ले कर लिया करें। इंडिविजुअल आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि ये लेक्चर
ब्रेक हो रहा है, लेकिन अगर प्लेलिस्ट के थ्रू आप इसको देखेंगे तो आपके लिए वो वन शॉट हो जाएगा। और कोशिश करेंगे हम उस सारी प्लेलिस्ट को एक वन शॉट में डाल भी दें ताकि आपकी कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक ना हो। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही हम वोल्टेज लगाते हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से चीजें देखना, तो यहाँ करंट जो है वो स्टार्ट टू फ्लो होती है। ठीक है, तो करंट वोल्टेज हमने लगाया V इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। करंट जो है वो होती है दोस्तों V अपॉन R। ठीक है, करंट की वैल्यू क्या रहती है, जो ओम्स लॉ लगेगा यहाँ वो करंट आएगी, इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज आया है यानी कि जो कि पैरेलल में है, तो ये वोल्टेज एज इट इज यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी अपॉन आर। ठीक है, ये आपको देगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि इससे ज्यादा करंट नहीं आ सकती। तो आई वी एम अपॉन आर को लिख लेंगे हम आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब अगर आप देखें दोस्तों, तो यहां हम देख रहे हैं कि कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, वी सी दैट यहाँ और यहाँ ये दोनों सेम थीटा पर, यानी कि इसको हम आपको इससे समझाते हैं। ये वोल्टेज की वेवफॉर्म बना दी मैंने, साइन को फॉलो कर रही है, और करंट की वेवफॉर्म में वी एम में आर का डिवाइड लेके, यानी कि थोड़ा सा वोल्टेज वाले से करंट की वैल्यू कम हो गई है, क्योंकि रेजिस्टेंस का डिवाइड हो गया है तो करंट की वैल्यू हो गई है कम, और लेकिन उसने उसी को फॉलो किया है जिसको वो जिस वोल्टेज के थ्रू वो जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ इसकी करंट की जो वेव फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। ये हो गई V की, ये हो गई I की, ये वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये I इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को, जब इसका मिनिमम आता है तभी इसका मिनिमम आता है, जब वोल्टेज का मैक्सिमम आता है करंट का मैक्सिमम, वोल्टेज का मिनिमम करंट का मिनिमम, तो ये एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। जब ये जाता है वहीं आता, जब ये जाता है वहीं आता है, तो इसका मतलब दोस्तों इसे कहते हैं ये दोनों सेम फेज में हैं। सेम फेज। अब फेज जो टर्म है दोस्तों, ये क्या टर्म है, ये टर्म दोस्तों आपको ऐसे समझ में आएगी कि फेज का मतलब है, जैसे मान लीजिए किसी इस क्लास में मैं 2 बजे घुसता हूँ और मेरा एक दोस्त 2:02 पे घुसता है, तो हम दोनों के बीच में कोई सिंक्रोनिज्म नहीं है, वो हमसे 2 मिनट लेट आया है। अब दोस्तों रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें टाइम के फ्रेम में समझाई जाती है, वही चीज़ें मशीन की जब हम बात करते हैं, एंगल्स की जब हम बात करते हैं, तो वो मशीन को चीज़ समझानी पड़ती है आपको एंगल की टर्म में। तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए आप यहाँ टी को जो है वो आपने कन्वर्ट कर दिया है थीटा के थ्रू, ओमेगा रिलेट करता है इसको, और थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है, यानी कि ये है आपका मशीन वर्ल्ड और ये है आपका रियल वर्ल्ड। तो रियल वर्ल्ड में मशीन जो है वो टाइम में नहीं समझती और हम जो है वो एंगल में नहीं समझते, तो इन दोनों को आपस में रिलेट कर दिया जाता है थीटा इक्वल टू ओमेगा टी से। यानी कि अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट पे मैं आ रहा हूं 0 डिग्री पे और मेरा दोस्त आ रहा है 30 डिग्री पे, ठीक है, तो 30 डिग्री और 2 मिनट बराबर है, तो ये हो गया आपका t और ये हो गया आपका थीटा।
समझे? तो यानी कि हम दोनों में फेज डिफरेंस कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का, जबकि टाइम डिफरेंस कितने का है? 2 मिनट का। तो आप टाइम डिफरेंस को फेज डिफरेंस में बदल सकते हैं और इसे ही कहा जाता है फेज। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई पर्टिकुलर चीज कितने डिग्री बाद आई, वो उनमें फेज का डिफरेंस होगा। अब यहाँ पर ये इस पॉइंट पर ये भी 90 डिग्री बाद आया और ये भी 90 डिग्री बाद आया। इस पॉइंट पर ये भी पाई बाद आया, ये भी पाई बाद आया, ये भी 3π/2 पे आया, ये भी 3π/2, ये भी 2π पे, ये भी 0 पे, ये भी 0। तो इन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अगर हम वेक्टरली इनको शो करना चाहें तो v का वेक्टर ऐसा है रेफरेंस, तो i का वेक्टर ऐसा होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। ठीक है, तो इसको कहते हैं वेव डायग्राम और इसको कहते हैं फेजर डायग्राम। What is the phase difference between V and I? In case of pure resistive circuit, it is 0 डिग्री। थीटा से नहीं, इसको रिप्लेस करते हैं फाई से। ठीक है, फाई से इसको डिनोट किया जाता है फेज डिफरेंस को। ठीक है, तो फेज डिफरेंस बिटवीन voltage and current is 0 degree in pure resistive circuit। ठीक है, तो ये हमने आपको आज प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में दोस्तों बता दिया है। तो आगे हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसमें हम बताएंगे आपको प्योर एल और प्योर सी जो नेटवर्क है, सर्किट है, उसमें किस तरीके का बिहेवियर है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसमें जो फेज डिफरेंस है वो कुछ अलग है, 90 डिग्री है। कैसे डेवलप हुआ है ये नेक्स्ट लेक्चर में ही बात करेंगे। अब लेक्चर इंटरेस्टिंग होते जाएंगे और दोस्तों आपके लिए काम के भी, क्योंकि नंबर जो है वो इसी से बरसेंगे। नंबर के खेल है पूरा का पूरा, इस नंबर खेल में आपको जाना ही पड़ेगा और यही नंबर खेल आपके कैरियर में कन्वर्ट होगा, डेफिनेटली होगा। इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ाएगा, आपकी समझदारी का लेवल बढ़ाएगा। ज्ञान हमेशा पूजनीय है, ध्यान रखना दोस्तों। इसको कभी भी पैसे से नहीं तोलें। आपको एक पढ़े लिखे इंसान और एक ना पढ़े लिखे इंसान में फ़र्क नज़र आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपके साथ प्योर एल और प्योर सी के टॉपिक को लेकर। थैंक यू वेरी मच फॉर एसोसिएट विद अस। थैंक्स।